नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत की आर्थिक कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर की पंचवर्षीय योजनाएं। सोचिए, ये 66 साल का एक लंबा और एम्बिशियस सफर था जिसने असल में तय किया कि एक नया नया आजाद हुआ देश अपनी इकोनॉमी को किस रास्ते पर ले जाएगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर एक नए देश के लिए प्लान बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर बात करेंगे शुरुआती दशकों की, जब भारत की नींव रखी जा रही थी। इसके बाद देखेंगे कि कैसे फोकस बदला। फिर आया उदारीकरण का वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर नई सदी के साथ आए नए लक्ष्य। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये पूरा प्लानिंग का युग खत्म कैसे हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा उस दौर में चलते हैं, 1947 के ठीक बाद का भारत। देश नया नया आजाद हुआ है और सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी है। चुनौती ये कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, कैसे एक मजबूत देश बनाया जाए। तो सवाल यही था कि आखिर एक नया देश अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल स्क्रैच से, यानी शून्य से कैसे खड़ा करे। उस वक्त ना दुनिया में सोवियत यूनियन का मॉडल बहुत पॉपुलर था, और बस वहीं से भारत को ये आइडिया आया सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का। तो आखिर ये 5 ईयर प्लान्स थे क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सरकार का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट था, एक रोड मैप जो ये बताता था कि अगले 5 साल में देश का पैसा और संसाधन कहाँ लगेंगे। क्या हमें इंडस्ट्री पर फोकस करना है, या खेती पर, या फिर सड़कें और बांध बनाने पर। वैसे ये आइडिया भारत में कोई रातों रात नहीं आया था। इसकी जड़ें तो 1928 के सोवियत यूनियन तक जाती हैं। बल्कि इंडिया में भी 1944 में ही कुछ बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव रखा था। और फिर फाइनली 1951 में भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च कर दी। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां मॉडर्न इंडिया की नींव रखी जा रही थी। ये वो दौर था पहली 2 योजनाओं का। तो जो पहली योजना थी उसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर। सोचिए, देश का बंटवारा हुआ था, खाने की कमी थी, तो सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर बने। और इसी के लिए भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम बने, सिंचाई का नेटवर्क फैलाया गया। और हाँ, एक और बड़ी मजेदार बात, इसी प्लान के दौरान देश के पहले 5 आईआईटीज की भी नींव रखी गई थी। मतलब एक तरफ खेती, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। और इसका रिजल्ट जबरदस्त। टारगेट रखा था 2.1% की ग्रोथ का, लेकिन असल में ग्रोथ हुई 3.6%। मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा। ये एक बहुत ही सॉलिड और सफल शुरुआत थी। अब पहली योजना इतनी सफल रही तो जाहिर है जोश काफी हाई था। तो दूसरी योजना में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लिया गया। अब फोकस खेती से हटकर सीधा चला गया हैवी इंडस्ट्रीज पर। इसके पीछे जो मॉडल था वो जाने माने स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस ने बनाया था। आइडिया ये था कि स्टील, मशीनरी जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और इस प्लान ने भी काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए। टारगेट था 4.5% ग्रोथ का, और हम पहुंचे 4.27% तक। हाँ, टारगेट से जरा सा कम रह गए, लेकिन फिर भी इसने भारत के इंडस्ट्रियल बेस को बहुत मजबूती दी। शुरुआती सफलताओं के बाद अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा दौर जब जमीनी हकीकत ने भारत की उम्मीदों पर, कह सकते हैं कि, ठंडा पानी फेर दिया। जो तीसरी योजना थी ना, वो एक बहुत मुश्किल दौर लेकर आई। टारगेट तो बहुत एम्बिशियस रखा था, 5.6% का, लेकिन असल में ग्रोथ सिर्फ 2.4% पर ही सिमट कर रह गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? अचानक से सब कुछ पटरी से कैसे उतर गया? वजह थी 2 बड़े युद्ध, 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ। इन लड़ाइयों ने देश के सारे रिसोर्सेज को निचोड़ लिया और इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि सरकार को इन 5 ईयर प्लान से एक ब्रेक लेना पड़ा। इसी को प्लान हॉलीडे कहा जाता है। तो 1966 से लेकर 1969 तक, 3 साल तक 5 साल के प्लान्स की जगह छोटे छोटे 1-1 साल के प्लान्स बनाए गए। अब इन मुश्किलों से एक बात तो साफ हो गई थी कि अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो जब चौथी योजना आई, तब इंदिरा गांधी की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। मकसद ये था कि लोन आसानी से किसानों और छोटे उद्योगों तक पहुंचे। और इसके बाद आई 5वीं योजना, जिसका नारा तो आज भी सबको याद है, गरीबी हटाओ। यहां से सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय विकास के सेंटर में आ गया। अब हम पहुंचते हैं भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर,
ये वो दौर था जिसने इंडिया की इकोनॉमी की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। हुआ ये कि 1991 में देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया और इसी संकट से निकला एक रेवोल्यूशनरी बदलाव। भारत में अपनी पुरानी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को छोड़कर एक मार्केट बेस्ड मॉडल को अपनाया और इसी को हम जानते हैं LPG रिफॉर्म्स के नाम से। L मतलब लिबरलाइजेशन यानी नियमों को ढीला करना, P मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी सरकारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर को लाना, और G मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी भारतीय बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल देना। और इन रिफॉर्म्स का असर? अरे वो तो लगभग तुरंत ही दिखने लगा। जो 8वीं योजना थी 1992 से 97 वाली, उसमें टारगेट था 5.6% ग्रोथ का, लेकिन भारत ने उसे पार करके 6.8% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उदारीकरण काम कर रहा था। अब जैसे ही हम 21वीं सदी में आए, भारत के जो प्लान्स थे उनका फ्लेवर भी बदलने लगा। अब बात सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं थी, बल्कि उससे भी आगे की थी। 9वीं योजना से लेकर 12वीं योजना तक एक नया शब्द सेंटर स्टेज पर आ गया, इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब ऐसी ग्रोथ जिसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, सबसे गरीब तक भी। अब सोशल जस्टिस, राइट टू एजुकेशन और यहां तक कि एनवायरनमेंट जैसे मुद्दे भी प्लानिंग का एक अहम हिस्सा बन गए। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर, जहां 66 सालों से चली आ रही ये परंपरा खत्म हो गई। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 2017 तक चली, वो इस लंबे सफर की आखिरी योजना बनी। और बस इसी के साथ भारत में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का एक पूरा दौर खत्म हो गया। तो सवाल है कि इसकी जगह फिर आया क्या? 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। ये बदलाव इस सोच के साथ आया कि अब भारत जैसी बड़ी और डाइवर्स इकोनॉमी को ऊपर से थोपे गए प्लान्स की नहीं, बल्कि एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और सलाह मशवरे वाले अप्रोच की जरूरत है। अब नीति आयोग 3, 7 और 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट्स पर काम करता है और इसमें राज्यों को भी एक बड़ा रोल दिया जाता है। तो आखिर 66 सालों के इस सफर ने भारत को कहां लाके खड़ा किया है? इसने एक ऐसे देश को, जो मुख्य रूप से खेती पर निर्भर था, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि भारत की आर्थिक कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।